हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। और हम जो बिलियन चैप्टर पढ़ रहे थे आज वो आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। मैंने आपको कल बता दिया था कि आपको अगर नोट्स चाहिए है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। और चलिए तो आज का चैप्टर आगे बढ़ते हैं। जो बिलियन वाला चैप्टर था उसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट हेडिंग क्या थी? लास्ट हेडिंग शायद हमने लिखा दी थी परासरण, लिखा दिया था। परासरण क्या होता है समझा दिया था आपको। जिसने नहीं समझा वो पिछली वाली क्लास देख ले जाके, पार्ट 6 लगभग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बिलियन का चैप्टर की अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग जो होगी, जो देखो हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था परासरण। क्या पढ़ाया था? परासरण, ठीक है। अब देखो परासरण क्या बताया था हमने कि विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में। जैसे कोई अर्धपारगम झिल्ली है, जैसे मान लो ये अर्धपारगम झिल्ली है, यहाँ पर विलायक है। कहाँ है? विलायक। और यहाँ पर भरा है विलयन, ठीक है। क्या भरा है? विलयन। तो विलायक के अणुओं का, ये अर्धपारगम झिल्ली, ये कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। तो विलायक के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। किसकी उपस्थिति में? अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में। जैसे हमने बताया था किशमिश का फूलना, ठीक है, अंगूर का सिकुड़ना, ये दो उदाहरण बताए थे। और एक परिभाषा और बताई थी इसकी मैंने कि जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के जो अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रभावित होते हैं, ठीक है। विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर निकलते हैं। बताया था ये कल मैंने। चलिए अब देखते हैं परासरण के आगे। परासरण के प्रकार। ये परासरण होता कितने प्रकार का है, ठीक। अब देखो परासरण कितने प्रकार का होता है। तो परासरण 2 प्रकार का होता है। परासरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब परासरण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? लिख लो। पहला प्रकार लिख लो इसका। पहला प्रकार है इसका वाह्य परासरण। वाह्य परासरण, ठीक है। परासरण। यहाँ लिख लो दूसरा प्रकार। दूसरा होता है अंतः परासरण। अंतः परासरण, ठीक। चलिए अब समझ लो बाह्य परासरण क्या होता है, अंतः परासरण क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम बाह्य परासरण। परासरण की परिभाषा मैंने बहुत अच्छे से तरीके से समझा दी थी। अब देखते हैं बाह्य परासरण क्या होता है। बाह्य परासरण देखो क्या होता है, जब हम देखो बाह्य मतलब जो विलायक के अणु होते हैं वो अंदर से बाहर लाना। जैसे हमने लिया, क्या लिया? मान लो हमने एक अंगूर लिया, ठीक है। हमने क्या लिया? अंगूर लिया एक, ठीक। अंगूर लिया। अंगूर के अंदर जो विलयन भरा है, अंगूर के अंदर क्या भरा है? जो विलयन भरा है उसमें से हमें क्या निकालना है? विलायक के अणुओं को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में, हमने एक चीनी का बहुत गाढ़ा विलयन लिया, ठीक है। चीनी का गाढ़ा विलयन लिया, उसमें अंगूर को डाल दिया हमने। उसमें किसे डाल दिया? अंगूर को डाल दिया। अब हमने देखो आपको परिभाषा कल लिखाई थी परासरण की कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह होना, स्वतः जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब देखो अंगूर के अंदर जो विलयन भरा है उसकी सांद्रता कम है किसकी अपेक्षा? जो बाहर चीनी का विलयन हमने इसमें भरा है। इसमें क्या है? इसमें है गाढ़ा चीनी का विलयन। इसमें क्या है? गाढ़ा चीनी का विलयन, ठीक है, का विलयन। ये चित्र भी बना लेना आप लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और ये क्या है? अंगूर, अंगूर, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी। देखो समझ लो, पहले हमने अंगूर को किसमें डाला? गाढ़ा चीनी के विलयन में। गाढ़े चीनी के विलयन की सांद्रता कैसी है? अधिक है, ठीक है। किसकी अपेक्षा? अंगूर के अंदर जो पदार्थ भरा है उसकी अपेक्षा अधिक है। तो क्या होगा? अंगूर के अंदर जो विलयन भरा है उसमें जो विलायक के कण हैं वो क्या कहाँ जाएंगे?
बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बाहर जो सांद्रता है वो अधिक है। और हमने परिभाषा लिखाई दी आपको परासरण की कि ब्लैक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर निकल जाते हैं। तो इसके अंदर जो ब्लैक के अणु होंगे वो बाहर आ जाएंगे, चीनी वाले विलयन में आ जाएंगे। तो ये जो अंगूर होगा वो कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर आ जाएंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये परिभाषा लिख लेना आप इसकी, ठीक है। बाह्य परासरण लिख लेना, जब अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल के विलयन में डालते हैं तो अंगूर के अंदर से ब्लैक के कण बाहर निकल आते हैं, जिससे अंगूर सिकुड़ जाता है। इसे बाह्य परासरण कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा बाह्य परासरण, ठीक है। अब देखो अंतःपरासरण क्या होता है। अंतःपरासरण समझ लो, हमने कल आपको एक उदाहरण दिया था किशमिश का। अब देखो वही किशमिश का उदाहरण इसमें अप्लाई होगा। देखो कैसे, इसमें हमने ली किशमिश, इसमें हमने क्या ली, किशमिश ली। किशमिश को हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, जल से भरे गिलास में या पात्र में हमने इसे डाल दिया। अब 6 घंटे बाद देखते हैं तो किशमिश फूल जाती है। फूल जाती है, क्यों फूल जाती है? क्योंकि इसके ऊपर जो अर्धपारगम झिल्ली है उससे होकर जो ब्लैक के कण होते हैं वो किस में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि परासरण क्रिया में जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में ब्लैक के कण किसकी ओर चले जाते हैं, विलयन की ओर चले जाते हैं। तो विलयन अंदर है और ब्लैक बाहर है, तो ब्लैक से निकलकर अर्धपारगम झिल्ली से होकर ब्लैक के अणु होंगे वो किस में चले जाएंगे, किशमिश के अंदर चले जाएंगे, जिससे किशमिश फूल जाती है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये अंतःपरासरण मतलब अंदर जाना ब्लैक कणों का, और बाह्य परासरण तो ब्लैक के कणों का बाहर आना। समझ में आ गया दोनों उदाहरण। जब हम किशमिश को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो ब्लैक के जो कण होते हैं वो किशमिश के अंदर चले जाते हैं, किससे होकर, अर्धपारगम झिल्ली से होकर अंदर चले जाते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है। तो इसका उदाहरण लिख लेना, अंगूर का सिकुड़ना और किशमिश का फूलना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं, विसरण। अगली हेडिंग डालते हैं विसरण। परासरण समझ में आ गया। अब देखो विसरण क्या होता है। विसरण डाल लीजिए हेडिंग, विसरण। एक परासरण होता है, दूसरा इसकी परिभाषा लिखिए, अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में, अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। ठीक। अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे देखो, हमने ये पात्र लिया था, इसमें जब हमने क्या डाला था, रंग का टुकड़ा डाला था जल में, तो जो रंग का टुकड़ा था वो अपने आप जल में पूरी तरह से घुल गया था, वही का कहलाता, विसरण कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख लो आप लोग। दूसरी परिभाषा क्या बनती है, अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में विलेय के अणुओं का ब्लैक की ओर और ब्लैक के अणुओं का विलेय की ओर स्वतः प्रवाह। मतलब देखो, इसमें हमने ये क्या था, ब्लैक था, इसमें जब हमने रंग का टुकड़ा डाला तो रंग के टुकड़े की ओर ब्लैक के अणु गति कर रहे थे, और जो विलेय पदार्थ डाला था उसके अणु कण जो थे किसकी ओर गति कर रहा था, ब्लैक के कणों की ओर। तो एक दूसरे की ओर गति करते हैं इसमें विसरण की क्रिया में, किसकी अनुपस्थिति में, अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में, और ये एक मिश्रणी विलयन बना लेते हैं। तो परिभाषा क्या बनी, ब्लैक के अणुओं का विलयन की ओर और विलयन के अणुओं का, ब्लैक के अणुओं का विलेय की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है,
विसरण कहलाता है। ठीक, चलिए अगली हेडिंग डालिए। उदाहरण में लिख लो, रंग का एक टुकड़ा जल में डालने पर पूरा विलयन रंगीन हो जाता है, ठीक है। ये उदाहरण लिख लो किसका, विसरण का। आपको परिभाषा मैंने समझाई दी। अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में विलेय के कणों का विलायक की ओर, विलायक के कणों का विलेय की ओर स्वतः प्रवाह, मतलब स्वतः प्रवाह, जिसे हमें कोई करवानी नहीं पड़ती, अपने आप प्रवाह करते हैं, अपने आप गति करते हैं। गति करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो दो परिभाषाएं इसकी आपको मैंने लिखाई हैं, तो दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना, ठीक है। और दोनों समझ आ गई तो दोनों याद कर लेना। देखो पहली क्या बताई थी हमने, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, एक परिभाषा, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या बताई, अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में विलेय के कणों का विलायक की ओर तथा विलायक के कणों का विलेय की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है। समझ में आ गया। ये दोनों परिभाषा आप नोट कर लेना और ये उदाहरण कर लेना। जब एक रंग के टुकड़े को जल में डालते हैं, डालने पर पूरा विलयन रंगीन हो जाता। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, परासरण तथा विसरण में अंतर। अगली हेडिंग डालिए, परासरण तथा विसरण में अंतर। एक साइड लिख लीजिए परासरण और दूसरी साइड लिख लीजिए विसरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परासरण और विसरण में अंतर, ठीक है। परासरण विसरण में अंतर, ठीक। अब देखो परासरण विसरण में अंतर होता क्या है। देखो परासरण में क्या हो, परासरण और विसरण दोनों की परिभाषा अच्छे से समझाई, आप लोग खुद अंतर बना सकते हैं इसका अंतर। देखो कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति होती है, उपस्थिति। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अनुपस्थिति। यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली उपस्थित होती है और यहाँ पर विसरण अर्धपारगम झिल्ली की क्या होती है, अनुपस्थिति, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अभी परिभाषा समझाई हमने विसरण की। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें क्या होता है, अब दूसरा पॉइंट लिखो। देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं, ठीक है। इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं। और इसमें जो विसरण होता है, हमने अभी आपको बताया कि विलायक के कणों का विलेय की ओर और विलेय के कणों का विलायक की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है, बताया था। तो इसमें विलायक तथा विलेय दोनों के कण गति करते हैं, दोनों के कण गति करते हैं। समझ में आ गया होगा। दोनों कण क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखो दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सरल पॉइंट है, दोनों समझाए हमने। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें विलायक के कणों की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। क्या लिखोगे, इस परासरण में इसमें विलायक के कणों की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है, ठीक है। अब विसरण में आ जाओ। विसरण में क्या होता है, विसरण में तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें कम सांद्रता, इसमें विलायक के कण
देखो इसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, परंतु जो विलेय के कण होते हैं वो अधिक सांद्रता से, जहाँ अधिक सांद्रता है वहाँ से कम सांद्रता की ओर जाते हैं या गति करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तीसरा पॉइंट। इसमें क्या लिखा आपने तीसरा पॉइंट, इसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, और विसरण में जो होते हैं विलायक के कण वो भी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, परंतु विलेय के जो कण होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये तीनों पॉइंट। अब इसके उदाहरण भी लिख लेना आप लोग। उदाहरण में इसमें लिख लेना किसमिस का फूलना, अंगूर का सिकुड़ना, ये सब परासरण की क्रिया में आपको लिखाया था, उदाहरण में लिख लो यहाँ पर। और इसमें उदाहरण में लिख लो, एक रंग के टुकड़े को जल में डालने पर पूरा विलयन रंगीन हो जाता है। ठीक, इसमें क्या लिखोगे, एक रंग के टुकड़े को जल में डालने पर पूरा विलयन रंगीन हो जाता है। दोनों के उदाहरण लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगली हेडिंग डालिए परासरण दाब। अगली हेडिंग है परासरण दाब। ठीक, अगली हेडिंग का है परासरण दाब। देखो परासरण दाब समझ लो, परासरण दाब क्या होता है। पहले उदाहरण फिर डेफिनेशन। देखो हमने एक पात्र लिया, ठीक है, हमने एक पात्र लिया जिसमें एक साइड हमने क्या भरा, एक साइड भर लिया हमने विलायक, इसके एक साइड हमने भर लिया। यहाँ पर देखो इसके बीच में हमने पहले ये लगा दी अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, ये क्या लगा दी हमने, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक, ये लग गई अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, यहाँ लिख दो अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, ठीक, ये हो गई अर्धपारगम झिल्ली। और इस साइड हमने भर लिया विलायक। इस साइड क्या भर लिया हमने, विलायक। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या भर लिया, इसमें भर लिया हमने विलायक। तो इसमें क्या भरा है, विलायक। ठीक, इसमें भरा है विलायक, और इसमें भरा है हमने विलयन। यहाँ तक हमने भरा है, इसमें क्या भरा है, विलयन। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसमें भर लिया हमने विलयन। ध्यान से समझना, बस आप लोग चित्र देखते जाओ, परासरण दाब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगाई। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाई हमने, एक पिस्टन लगाई। ठीक है, एक ये पिस्टन लगा दी, इस पर एक हमने ये दाब मापी लगा दिया। ठीक है, इस पर हमने क्या लगा दिया, दाब मापी लगा दिया। ठीक है, अगर हम इस पिस्टन से जितना दाब इस पर डालेंगे इस दाब मापी द्वारा माप लेंगे, इसलिए इस पर क्या लगाया हमने, दाब मापी लगाया। अब देखो परासरण दाब होता क्या है, आपको हमने बताया था परासरण की क्रिया। परासरण क्या होता है, विलायक की कणों का अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में विलयन की ओर आना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता था। अब देखो जब हमने अर्धपारगम झिल्ली बीच में लगा दी, इस साइड विलायक भर दिया, इस साइड विलयन भर दिया, तो स्वाभाविक बात है कि विलायक के कण किस साइड आएंगे, विलयन की ओर आएंगे। जब विलयन की ओर विलायक के कण आएंगे तो इसका स्तर जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इसके कण इस साइड आ रहे हैं। जैसे किसमिस फूल जाती थी, ऐसे ही इसके जो विलायक के कण है इस साइड आएंगे तो इसका भी स्तर ऊपर की ओर उठेगा। अब इसका स्तर ऊपर की ओर उठेगा, मान लो आते आते यहाँ तक पहुँच गया इसका स्तर। ठीक, परासरण की जो क्रिया हो रही थी जिससे इसका स्तर यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, अब हमने क्या किया, जो पिस्टन थी उसके द्वारा हमने दाब लगा दिया। अब वो जो स्तर था वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाएगा, वहीं रुक गया। तो इससे जो ब्लैक के कण आ रहे थे अब वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर ही नहीं जा पा रहा, जो विलयन था वो ऊपर जा नहीं पा रहा क्योंकि दाब लग गया। अब तो जो ब्लैक के कण आ रहे थे इधर अब नहीं आएंगे, रुक जाएंगे वो, क्योंकि अब उन्हें जगह ही नहीं मिल पा रही इसमें ऊपर जाने के लिए, विलयन को ऊपर जाने के लिए। तो इस जो क्रिया चल रही थी परासरण की क्रिया,
विलायक के कण कहाँ आ रहे थे, विलयन की ओर आ रहे थे। परासरण क्रिया चल रही थी, तो परासरण क्रिया चल रही थी वो हमने दाब डालने से रुक गई। दाब डालने से क्या हो गया, परासरण क्रिया रुक गई। तो इसे ही परासरण दाब कहते हैं। जो हमने दाब डाला है उसी का कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। अब देखो परिभाषा ध्यान से सुनना और नोट करना। देखो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया रोकी थी इसमें, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गया होगा। देखो जो परासरण की क्रिया चल रही थी उसको हमने रोक दिया, किसके द्वारा, दाब डालकर रोक दिया। तो परासरण दाब की परिभाषा क्या बनी, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, क्योंकि इसी दाब से जो परासरण की क्रिया चल रही थी वो रुक गई है। तो ये चित्र और जो हमने डेफिनेशन बताई है वो नोट कर लो, और इसके बाद अगली क्लास में आपको मैं बर्कले हार्टली विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात कैसे किया जाता है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज इतना ही। तो ये सामने आ गया होगा, एक बार और समझा देते हैं। देखो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में कहाँ जा रहे थे, विलयन की ओर, और विलयन का स्तर ऊपर की ओर उठता जा रहा था। हमने एक पिस्टन इस पर लगाई हुई थी, तो पिस्टन के द्वारा हमने क्या किया, इस पर दाब डाल दिया, किस पर, विलयन पर दाब डाल दिया, जिससे विलयन ऊपर ना जा सके। विलयन पर दाब डाला जिससे परासरण की क्रिया क्या हो गई, बंद हो गई। किसके दाब डालने से, दाब के डालने से। और दाब को किसके द्वारा माप लिया हमने, दाब मापी द्वारा। उस जो दाब डाला है जिसके द्वारा परासरण क्रिया बंद हुई है वही दाब क्या कहलाया, परासरण दाब कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो बर्कले हार्टली विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करना वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर, अगर कुछ दिक्कत हो, समझ में ना आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं दोबारा से समझाऊंगा, और हो सके तो मैं वीडियो भी बना तो सकता हूँ। आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, बस क्वेश्चंस होंगे, मैं उन क्वेश्चंस पे वीडियो बना दूंगा, आपका हर एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोग पर डे क्लास लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, और जिनके नोट्स नहीं बन रहे हैं वो एक बार मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना मैसेज कर दें। मैं जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा मैं पूरे नोट्स आपको दे दूँगा इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।